जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार सिपाही दोस्तों, जिसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों क्या कर रहे हैं, तो PYQ सीरीज दोस्तों शुरू किए हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या बढ़ाएंगे दोस्तों, हमारा क्या हो गया है, 40% सिलेबस जो है दोस्तों हमारा कवर हो चुका है। 40% सिलेबस अगर हम बात कर ले, हम लोग PYQ हो या हमारा जीएस का निचोड़ है, उसका 40% दोस्तों हम कवर कर चुके हैं। और हमारे पास जो पर्याप्त मात्रा में जो समय है दोस्तों, उसका क्या करना है, अच्छे से इस्तेमाल करके दोस्तों जो भी आपका बचा हुआ टॉपिक्स है, जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको धीरे धीरे खत्म करेंगे। और आज जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का दोस्तों क्या है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा खत्म हो चुका है। जीएस का निचोड़ दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था उसको पढ़ा चुके हैं। और दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का PYQ है दोस्तों, उसको क्या करेंगे दोस्तों, खत्म करेंगे। मतलब इसको एक ही पार्ट में कोशिश करेंगे दोस्तों हम कि खत्म हो जाए। ये क्या है, तो हमारा PYQ सीरीज है। कौन था, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों जो 19,838 भर्ती का दोस्तों जो आया है। तो दोस्तों इससे पहले भी बहुत सारे हम सब्जेक्ट का PYQ करा चुके हैं। जैसे PYQ पॉलिटी का हो गया, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का हो गया, इंडियन ज्योग्राफी का हो गया दोस्तों। तो ये सब अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने मतलब तैयारी किए हैं या जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, उसमें कैसे कैसे प्रश्न दोस्तों हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि हाँ ये सब तो हमारा पढ़ा हुआ है और इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो भी टॉपिक्स आपके बच जाएंगे दोस्तों, उसको समय रहते आप क्या कीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। वर्ल्ड ज्योग्राफी का PYQ हम लोग करते हैं, तो चलिए हम आज चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है विश्व भूगोल का वर्ल्ड ज्योग्राफी का दोस्तों, वो सौर मंडल से। बताएं कि हम टॉपिक वाइज ही PYQ करवाते हैं। तो इसमें है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे सौर मंडल का किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो लाल ग्रह दोस्तों मंगल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगल ग्रह को। 3 ग्रह जरूर याद रखिएगा, लाल ग्रह, नीला ग्रह और आपका हरा ग्रह दोस्तों। तो लाल ग्रह हम लोग कहते हैं मंगल को। यहाँ पर दोस्तों आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण से ये लाल दिखता है आपको। और आपका जो नीला ग्रह है दोस्तों, जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को बोलते हैं दोस्तों। और आपका हरा ग्रह दोस्तों बोलते हैं मिथेन के कारण, मिथेन जो गैस है दोस्तों उसकी अधिकता के कारण हम लोग अरुण ग्रह जो है दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग हरा ग्रह। तो ये 3 ग्रह जरूर याद रखिएगा, ये 3 ग्रह से हमेशा आपके प्रश्न आते हैं। सौर मंडल हो गया, ब्रह्मांड हो गया, आकाशगंगा हो गया, उल्का पिंड हो गया, इस सब चीज़ के बारे में दोस्तों हम जीएस के निचोड़ में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। हम प्रयास करेंगे तीव्र गति से क्या करें, आपको हम जितने भी प्रश्न दोस्तों बताएं। अगर इसमें कुछ आपके जो डिस्क्रिप्शन दिए रहते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे तो उसमें आपको बताएंगे, नहीं तो दोस्तों क्या करेंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। रात्रि का आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो बता दिए मंगल ग्रह दिखता है। कौन दिखता है दोस्तों, मंगल ग्रह दिखता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी आपको बताए थे उपसौर और अपसौर के बीच में। जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों क्या चक्कर लगा रही है सूर्य का, तो दोस्तों ये क्या गोल गोल नहीं घूम रही है, ये दीर्घ वृत्ताकार पक्ष में। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये पृथ्वी है, सूर्य है दोस्तों, क्या करे, पृथ्वी जो दोस्तों इसके चारों ओर इस तरह से घूम रही है दीर्घ वृत्ताकार, कभी पास आ रही है कभी दूर जा रही है, कभी पास आ रही है कभी दूर जा रही है। तो जब पास आती है दोस्तों उसको कहते हैं न्यूनतम दूरी, इसको बोलते हैं हम लोग उपसौर। और जो अधिकतम दूरी आता है उसको बोलते हैं अपसौर, याद रखिएगा। तो उपसौर कब होता है दोस्तों, ये उपसौर पूछ रहा है ना आपका, हाँ न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो 3 जनवरी को होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं उपसौर बोलते हैं। और 4 जुलाई को जो अधिकतम दूरी होता है उसको बोलते हैं अपसौर दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। उपसौर की स्थिति बनती है तो हम बता दिए 3 जनवरी की। ये क्या है उपसौर, तो दोस्तों ये पृथ्वी और सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी होती है, वो क्या कहलाती है आपका उपसौर। अपसौर जो सबसे अधिकतम दूरी होती है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा दोस्तों बता दिए थे क्या है, ये लाखों जो तारों होते हैं उसका समूह होता है। मतलब एक तरह क्या दोस्तों, इसको हम लोग गैलेक्सी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। इसको आकाशगंगा को दोस्तों बोला था, मानिए तो इसको इंग्लिश में ही बोलाता है गैलेक्सी। तो दोस्तों ये असंख्य तारों का समूह होता है। कौन था, आकाशगंगा। वही तरह से अब असंख्य आकाशगंगा को मिले तो क्या बनेगा, आपका ब्रह्मांड बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, ब्रह्मांड बनेगा। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे आते हैं कि कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों, तो कौन सा ग्रह है दोस्तों, मंगल। मंगल ग्रह पर दोस्तों जीवन की खोज चल रही है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पृथ्वी, जिस तरह से पृथ्वी पर मतलब कि मनुष्य जाति निवास कर रहे हैं, मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे हैं दोस्तों, उस तरह से भविष्य में क्या होगा, मंगल ग्रह पर दोस्तों क्या जीवन संभव होगा दोस्तों। क्योंकि जो मंगल है और पृथ्वी है दोस्तों, हमारी बहुत सारी समानता यहाँ देखने के लिए मिलती है दोस्तों। आगे है कि कौन सबसे भारी ग्रह है। भारी ग्रह दोस्तों बोलेगा तो कौन सा, इसमें अगर हम आपको 2 तरीके से पढ़ाए थे ग्रह के बारे में, एक सूर्य से दूरी के अनुसार और एक बताए थे आपको वजन के हिसाब से, या बोलेंगे आकार के अनुसार, मतलब कि कौन सा सबसे भारी है, फिर उसके बाद कौन है। तो भारी ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार पहले बताया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बताए थे। जोवियन ग्रह, आंतरिक ग्रह, सारी चीज़ के बारे में बता दिए थे दोस्तों। और बताया था भार के अनुसार दोस्तों, तो भार के अनुसार सबसे भारी आपका कौन सा ग्रह है दोस्तों, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, तो बृहस्पति, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, फिर हमारी पृथ्वी हो गई।
पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया दोस्तों, उसके बाद आपका बुध हो गया। तो यहाँ पर सबसे भारी कौन हो जाएगा, यहाँ पर बृहस्पति होगा, लेकिन नहीं दिया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा शनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। आते हैं सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, तो सूर्य के सबसे निकट दोस्तों आपका बुध है। सबसे दूर बोलेगा तो आपका जो वरुण है दोस्तों वो है, जिसको हम लोग नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। आगे हमारा है, दूरी बता दिए थे, दूरी सूर्य से दूरी के अनुसार ये ग्रह याद रखिएगा। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है, तो सबसे कम समय दोस्तों बुध का लगता है, क्योंकि दोस्तों ये बुध क्या सूर्य के सबसे नजदीक है। जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्तों कि मान लीजिए सूर्य है, अब यहाँ पर आप चक्कर लगा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर कम दूरी लगेगा, और कोई आदमी यहाँ से घूम करके आ रहा है, यहाँ से घूम करके आ रहा है, तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो बोलेगा सबसे कम समय सूर्य का चक्कर लगाने में उसको लगता है किसको, बुध को। सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है, तो सबसे लास्ट में कौन है आपका, तो आपका वरुण है, मतलब नेपच्यून है दोस्तों, उसको ज़्यादा समय लगता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। ये भी ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, हमारी पृथ्वी को बोलेगा 365 दिन लगते हैं दोस्तों एक चक्कर लगाने में, किसका, तो सूर्य का। मॉर्निंग स्टार, यही नहीं है अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ यहाँ यही है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बोले, किसको बोलेंगे दोस्तों, शुक्र को बोलेंगे। किसको बोलते हैं, शुक्र को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से हम लोग जानते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा दोस्तों इसको कहते हैं। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि आपको सूर्य जो ग्रह जो देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है दोस्तों, भारी मात्रा में दोस्तों क्या है यहाँ पर मिलता है। इसके कारण क्या होता है, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे गर्म ग्रह कौन है दोस्तों, तो ये सबसे गर्म ग्रह आपका क्या है दोस्तों, तो शुक्र ही होगा। ये आपका बुध छोड़ दीजिएगा, बुध मत याद रखिएगा, बुध नज़दीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म कौन है दोस्तों, शुक्र ग्रह है। आगे आता है, कौन सा ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है, दोस्तों ये बृहस्पति होता है। बृहस्पति जिस तरह से वैक्यूम क्लीनर देखे वो क्या करता है दोस्तों, घर की सफाई करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, मतलब जो भी घर में जो कचरे होते हैं या कोई अपशिष्ट पदार्थ तो उसको खींचने की शक्ति उसमें तेजी से, मतलब उसमें जो एयर होता है दोस्तों, चालू करते लो मशीन को तो क्या होता है उसमें खींचने की जो शक्ति होती है वो तीव्र गति की होती है। तो उसी तरह से जो आपका बृहस्पति ग्रह होता है दोस्तों, तो जो हमारे सौर मंडल में क्या होते हैं, उल्का पिंड जैसे जो चीज़ें घूमते रहती है, तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वो इसके आसपास से अगर कोई गुजरता है दोस्तों, तीव्र गति से क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे भारी ग्रह है, किसका, तो सौर मंडल का दोस्तों। जाहिर सी बात है, जो भारी रहेगा दोस्तों उसके पास गुरुत्वाकर्षण अधिक रहता ही है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है, सबसे अधिक घनत्व वाला बोलेगा दोस्तों तो आपका आ जाएगा पृथ्वी, सॉरी बृहस्पति। कौन आ जाएगा, बृहस्पति। जैसे आप वजन के देख रहे थे भार, उसी तरह दोस्तों घनत्व भी है। तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, और आपका पृथ्वी होगा, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बुध दोस्तों। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। आगे है कि प्लूटो क्या दोस्तों, पहले ग्रह था, पहले क्या था, ग्रह था, लेकिन दोस्तों ये ग्रह की जो होती है मान्यता दोस्तों, उस पर उससे खरा नहीं उतरा, इसलिए क्या किया गया इसको मतलब कि ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। कब निकाला गया, 2006 में निकाला गया। कभी निकाला गया दोस्तों, 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। प्रश्न को याद रखिएगा, पहले हमारे पास 9 ग्रह थे 2006 से पहले, लेकिन 2006 के बाद दोस्तों 8 ग्रह है, ये याद रखिएगा। क्योंकि जो आपके जो ग्रह होते हैं दोस्तों, ग्रह होने के कुछ कुछ क्या होता है, उसके मापदंड होते हैं, मापदंड होते हैं जो इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है दोस्तों, उन्होंने मापदंड रखा है किसको हम ग्रह कहेंगे। तो सूर्य की परिक्रमा करेगा, तो सूर्य की परिक्रमा तो आपका उल्का पिंड भी करता है, तो ग्रह तो नहीं है। वो इतना बड़ा जरूर हो कि अपने गुरुत्व बल के कारण उसका आकार लगभग गोलाकार हो जाए, मतलब कि गुरुत्व जो कर्षण बल होता है उसके कारण उसका आकार गोलाकार हो जाए, और इतना बल हो कि बाकी पिंडों से अलग अपना स्वतंत्र कक्षा बना सके, मतलब ऐसा उतना उसमें बल होना चाहिए कि अपना बाकी पिंड, जितने भी पिंड देख रहे हैं दोस्तों, अपनी अपनी अलग अलग कक्षा में घूम रहे हैं। लेकिन जो प्लूटो था दोस्तों क्या करता था, ये कभी अरुण का तो कभी वरुण का दोस्तों क्या करता है, घर को काट देता था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल के बौना ग्रह दोस्तों घोषित कर दिया गया है। किस ग्रह को हमारे सौरमंडल का एक ग्रह के रूप में गणना नहीं की जाती है, तो प्लूटो। कौन, किसको, प्लूटो। 2006 के बारे में बता दिए। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, चंद्रमा कहने का मतलब तो उपग्रह, चंद्रमा मतलब कि वो चंद्रमा मतलब चांदा मामा के बारे में बात कर रही है, चंद्रमा मतलब उपग्रह की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी की जो उपग्रह दोस्तों उसका नाम चंद्रमा है। तो दोस्तों उसी तरह से चंद्रमा से ही दोस्तों पड़ गया उपग्रह का नाम। तो हिप्पोकैम्प किसका है दोस्तों, तो ये नेपच्यून का है। नेपच्यून मतलब कि आपका जो वरुण है, जो सबसे अंतिम ग्रह दोस्तों, सबसे दूर है, वो उसी का ये हिप्पोकैम्प क्या है दोस्तों आपका, ये चंद्रमा मतलब उपग्रह है। इसकी खोज दोस्तों हुई थी 2013 में। कब हुई थी, 2013 में। आगे आते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण तो चंद्रमा मतलब कि सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो क्या होता है कि पृथ्वी, सूर्य तो आपका स्थिर है, सूर्य क्या स्थिर है, पृथ्वी क्या है दोस्तों, पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा चक्कर किसका लगा रही है, तो पृथ्वी का लगा रही है। तो क्या होता है दोस्तों, घूमते घूमते कभी क्या, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में दोस्तों आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है, सूर्य ग्रहण, जो चंद्रमा के बीच में आने से। अब फिर कभी बोलता है कि चंद्रग्रहण क्या होता है, तो दोस्तों जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आता है, पृथ्वी आता है। क्या आता है, पृथ्वी। दोस्तों क्या कहेंगे हम लोग,
चंद्र ग्रहण कहेंगे। जब दोस्तों चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, और जब पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। बाकी पूछेगा कि जो सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों वो कब होता है, तो अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण दोस्तों पूर्णिमा के दिन होता है दोस्तों। तो जिस दिन भी आप चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा दोस्तों, तो उस दिन देखिएगा अमावस्या आपको या तो पूर्णिमा दिखेगा। आगे बात करते हैं कि क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे जो पिंड होते हैं दोस्तों, जो क्या करते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह जैसे लगाया चक्कर उस से भी चक्कर लगाते हैं दोस्तों, लेकिन ये छोटे छोटे होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट मतलब किसके बीच, किन ग्रहों के बीच में होते हैं, तो मंगल बृहस्पति के बीच में दोस्तों आपको ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट देखने के लिए मिलेगा। बताएं कि ये भी क्या है, छोटे छोटे पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, जो क्या करते हैं चारों ओर घूमते हैं किसके, तो सूर्य का। लेकिन इनका जो द्रव्यमान होता है आकार दोस्तों बहुत छोटा होता है, इसलिए दोस्तों ग्रह की श्रेणी में नहीं रख सकते हम लोग। सूर्य पर दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन से ग्रह हैं, तो सूर्य से दूरी के अनुसार जब पढ़ते हैं यहाँ पहले बोलते हैं बुध, बुध के बाद क्या बोलते हैं शुक्र, फिर बोलते हैं पृथ्वी दोस्तों। तो कौन आता है आपका, तो शुक्र आता है, मतलब बुध पृथ्वी और शुक्र के बीच में। इसको याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि ट्रिक ही याद रखें, ऐसे भी दोस्तों याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं बड़ी बात है। कौन सा सौर मंडल का दोस्तों सदस्य नहीं है, तो नक्षत्र आप देखते होंगे, मतलब तारा को ही बोलते हैं। धूमकेतु भी आपको सौर मंडल में दिखेगा, उपग्रह भी दिखेगा, लेकिन ये तारा आकार दोस्तों नहीं दिखता। तारा आकार मतलब जो तारे के आकार का होता है दोस्तों, कोई मतलब कि ये शेप की बात कर रहा है, शेप मतलब कि आकृति की बात कर रहा है। तो आकृति दोस्तों आपको थोड़ी दिखता है आपको सौर मंडल में, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं कि कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, तो जो बृहद सप्तऋषि होता है दोस्तों, ऐसे सप्तऋषि तारामंडल दिखता है, लेकिन बृहद उसमें भी दोस्तों क्या है, सप्तऋषियों को भी बांटा गया है, लघु सप्तऋषि और बृहद सप्तऋषि। मतलब कि जो बड़े आकार का सप्तऋषि है या कुछ छोटे आकार के सप्तऋषि होता है दोस्तों, मतलब कि सप्तऋषि मतलब 7 तारों का जो समूह होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों। तो अप्रैल महीने में दोस्तों क्या होता है, जो उत्तरी भाग में दिखाया जाता है वो दोस्तों बृहद सप्तऋषि हमको दिखता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग कि कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, तो दोस्तों ये आपका क्या है, शुक्र है। शुक्र को दोस्तों पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की भांजी जो बोलना है बोल सकते हैं ये, क्योंकि पृथ्वी के आकार दोस्तों द्रव्यमान के दोस्तों बिल्कुल बराबर है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ये सही प्रश्न याद रखिएगा। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है दोस्तों, जिस तरह सूर्य का सबसे नजदीक आपका बुध हो गया, तो कभी कोई प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो दोस्तों आपका शुक्र हो जाएगा। टाइटन क्या है, तो चंद्रमा मतलब उपग्रह किसका है, तो ये शनि का दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों, तो टाइटन है। बाकी आप एक गैनीमेड याद रखिएगा, जो क्या जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो आपका बृहस्पति का है। गैनीमेड दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो आपका बृहस्पति का है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और उसी का उपग्रह है गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और टाइटन जो है दोस्तों आपका दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह याद रखिएगा, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है दोस्तों, तो हम बता दें चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा है, जो हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना है, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे कि पृथ्वी का भ्रमण गति कितना है, तो पृथ्वी का भ्रमण गति दोस्तों 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। कितना है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। भ्रमण मतलब कि परिभ्रमण और परिक्रमण, याद रखिएगा। परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होता है, तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है, याद रखिएगा। परिक्रमण गति क्या होता है, तो जब कभी कभी आप आम बोल चाल मंदिर में जाते होंगे, तब कभी कभी मंदिर के चारों को घूमता है, तो बोलता है ना कि परिक्रमा कर रहा है, तो क्या कर रहा है, किसी भी वस्तु के चारों ओर जब घूमना कहलाता है तो कहलाता है आपका परिक्रमण। और जब अपने घर में घूमिएगा तो कहलाता है परिभ्रमण। क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है, याद रखिएगा। जब किसी भी चीज के चारों ओर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब बाह्य तरीके से आप चारों तरफ घूम रहे हैं, दोस्तों कहलाता है आपका परिक्रमण। तो सूर्य क्या कर रहा है, मतलब कि पृथ्वी क्या कर रहा है, जब सूर्य का जो चक्कर लगाता है उसको कहते हैं हम लोग परिक्रमण गति। और जब पृथ्वी अपने घर में जब घूमता है तो वो कहलाता है परिभ्रमण गति। तो सूर्य क्या कर रहा है पृथ्वी का भ्रमण गति के बारे में, तो 28 किलोमीटर दोस्तों क्या है, प्रति मिनट है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। यही इसी तरह से क्या करता है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड दोस्तों अपना एक चक्कर अपने घर में लगा लेता है। वहीं सूर्य के बारे में बात करेगा तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करता है। इसी को दोस्तों याद 365 हम लोग बोलते हैं। कभी कभी 4 साल के बाद दोस्तों 366 हो जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग बोलेगा तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग का मतलब होता है दोस्तों वो वेग जब हम किसी पृथ्वी से कोई वस्तु को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो दोस्तों वापस नहीं आता है, वो कहलाता है पलायन वेग। तो अगर आपके पास कोई मशीन है या आपके हाथ में इतना पावर है कि 1 सेकंड में आप 11.2 किलोमीटर फेंक दीजिएगा कोई वस्तु को, तो दोस्तों वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। आगे आते हैं कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है ना, तो कैसे घूम रही है, तो पश्चिम से पूरब घूम रही है। क्या घूमती है दोस्तों, पश्चिम से
पूरा घूमती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। बाकी जो जो पृथ्वी है वो जो अपना कक्षीय सतह है दोस्तों, अपने अक्ष पर दोस्तों जो है 35 डिग्री झुकी हो, लेकिन जो कक्षीय सतह है दोस्तों वो उस पर अपना 66.5 का कोण बनाती है। इसको भी ध्यान देने वाली बात है, आपको याद रखिएगा। लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा पहले समझिए कि ज्वार भाटा दोस्तों क्या होता है। तो समुद्र में देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि समुद्र का पानी दोस्तों लहर बनकर ऊपर उठ करके दोस्तों तट की ओर आता है। तो जब दोस्तों समुद्र का पानी ऊपर उठ करके तट की ओर आ रहा है, मतलब कि समुद्र का पानी तट की ओर जब आता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका ज्वार। वही पानी जब जाता है वापस आता है समुद्र में, उसको कहलाता है भाटा। ये कब होता है दोस्तों? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोस्तों आपको ज्वार भाटा दोस्तों आता है। ये दोस्तों जो लघु आता है ये शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलेगा। क्या? तो ये आपका लघु ज्वार भाटा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं पृथ्वी की संरचना अक्षांश देशांतर के बारे में बात करते थे। भूमध्य रेखा के बारे में आपको बता दिए थे हम कि ये हमारा जब ये पृथ्वी है, ग्लोब है दोस्तों, इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री। 0 डिग्री क्या करता है? इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया आपका नॉर्थ है वाला भाग, ये हो गया साउथ वाला भाग। तो 0 डिग्री को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। दिमाग में डाल लीजिए, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर जो बोलना है। फिर ये 23.5 डिग्री होता है तो इसको कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपका मकर रेखा। ये दोस्तों पूरा हम बता चुके हैं। तो ये भूमध्य रेखा दोस्तों क्या होता है? कुछ महादेश से गुजरते हैं। महादेश के अंतर्गत कुछ जो देश आता है उससे भी गुजरता है। हमारे भारत से बोलेगा तो सिर्फ कौन गुजरता है दोस्तों? आपका सिर्फ कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा के बारे में पढ़े होंगे, 8 राज्यों से गुजरता है। तो ये मकर रेखा और हमारा जो भूमध्य रेखा दोस्तों ये हमारे भारत से नहीं गुजरता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन दिया है भारत, तो आसानी से इसको टिक आप कर सकते हैं। देखिए किस कौन से देश से भूमध्य रेखा गुजरता है उसकी चर्चा हम यहाँ कर देते हैं। तो ये भूमध्य रेखा दोस्तों 13 देशों से, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों को दोस्तों होकर गुजरता है। इक्वाडोर हो गया, ये सब जो इक्वाडोर देख रहे हैं दोस्तों आपका दक्षिणी अमेरिका का देश है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमो, प्रिंसेप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती दोस्तों। इसको ध्यान देने वाली बात है। हमारे एशिया से दोस्तों, एशिया देश के बारे में बात करेगा तो ये मालदीव और इंडोनेशिया से दोस्तों गुजरता है। कौन? आपका भूमध्य रेखा। और हमारे देश से कौन गुजरता है दोस्तों? तो कर्क गुजरता है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। आगे है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? आगे वही दे दिया, भूमध्य रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको नहीं देखे थे हम, ब्राजील देखे, इंडोनेशिया देखे और केन्या देखे, लेकिन मैक्सिको दोस्तों, मैक्सिको से आपका भूमध्य रेखा नहीं गुजरता। ये मैप से दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है, क्योंकि अभी आपको हम रिवीजन करा रहे हैं किस तरीके से दोस्तों, तो हमारे पास उतना समय नहीं है कि आपको मैप से भी दोस्तों बताएं। मैप से पढ़ाएंगे जब आपको पूरे मतलब डीप तरीके से पढ़ाएंगे, सब चीज़ के बारे में बताएंगे वहाँ पर दोस्तों। आगे है कि पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत क्या है? तो पेरिडोटाइट मतलब होता है दोस्तों जो पृथ्वी है, आपको पता है कि हमारे पृथ्वी की दोस्तों 3 परतें हैं, जो सियाल, सीमा, निफे बोलते हैं। तो जो सियाल का जो सबसे ऊपरी परत है जिसको हम लोग भूपटल बोलते हैं या भूपटपट्टी बोलते हैं, उसी को दोस्तों, उसी पर क्या होता है, ये ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप दोस्तों ये आपको पेरिडोटाइट है दोस्तों। ये ठोस अवस्था में दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी जब लावा निकलता है पृथ्वी पर जम जाता है तो दोस्तों इसका रूप ले लेता है। तो ये दोस्तों ऊपरी भूपटल में आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन? पेरिडोटाइट। यही जब रहता है ज्वालामुखी के अंदर दोस्तों तो ये मैग्मा तरल रूप में रहता है, जब बाहर आता है दोस्तों ये ठोस बन जाता है। आगे आते हैं कि भूपटपट्टी में सब सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन है? खनिज की बात कर रहा है दोस्तों तो फेल्सपार, जो फेल्सपार दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको भूपटपट्टी में देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा। धातु की बात नहीं हो रही है, बस आपका खनिज मतलब जिसको हम लोग खन के निकालते हैं। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं काटता है। सिंपल याद रखिए, देखिए प्रश्न पूछा है, यहाँ पर आंसर तभी देख पाइएगा जब प्रश्न को समझिएगा। बोल रहा है कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, मतलब कि कौन ऐसा राज्य जहाँ से दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो आपका जो उड़ीसा है दोस्तों यहाँ से नहीं गुजरता है। बाकी गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका कौन मध्य प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम दोस्तों, पश्चिम बंगाल यहाँ से गुजरता है। 8 राज्य, मतलब ये उड़ीसा से दोस्तों नहीं गुजरता, ये भी ध्यान देने वाली बात है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये बात किए थे उड़ीसा, किससे नहीं गुजरता दोस्तों? उड़ीसा। देखिए कर्क रेखा से हमेशा प्रश्न आता है, देखिए इतने सारे एग्जाम में आपसे पूछा है प्रश्न। आगे आते हैं हम लोग, आगे हमारा है, आगे यार आजा, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकट है? 8 डिग्री अक्षांश रेखा देशांतर रेखा के बारे में बता दिए थे कि जो ग्लोब पर दोस्तों पड़ी हुई रेखा है वो अक्षांश बोलते हैं, जो सोई खड़ी रेखा है उसको बोलते हैं देशांतर। तो अक्षांश के बारे में बता दिए थे कि हमारी मुख्य भूमि से जो
हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री, मतलब मुख्य भूमि मतलब कि तमिलनाडु का एक इलाका है कन्याकुमारी, इसको यहीं पर एक बिंदु है केप कोमोरिन दोस्तों, यहीं से हम लोग क्या करते हैं मुख्य भूमि से बात करेगा तो वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट दोस्तों नॉर्थ। लेकिन सिर्फ पूछ देगा कि हमारी जो आप भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के दोस्तों आपका 35 डिग्री 6 मिनट तक है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। मुख्य भूमि से बोलेगा तब दोस्तों आपका आंसर कुछ होता, तो ये 8 डिग्री अक्षांश दोस्तों कन्याकुमारी से ही गुजरता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एकमात्र एशियाई देश जहाँ विषुवत रेखा गुजरती है, एकमात्र एशियाई देश कौन है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया से और मालदीव से भी गुजरता है, तो मालदीव भी एशिया का ही है। ये प्रश्न थोड़ा सा गलती पूछ दिया, लेकिन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। देखिए मालदीव भी है, मालदीव भी एशिया में ही आता है। ये किरिबाती आपका एशिया में नहीं आता है। उस शहर का देशांतर क्या है, देशांतर से बता दीजिए कि समय की जानकारी होती है, अक्षांश समय जो मौसम है जलवायु उसके बारे में जानकारी दोस्तों होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। स्थानीय समय 6 बजे है, मतलब कोई जगह है दोस्तों वहाँ पर क्या बचे हैं शाम के 6 बजे है, जबकि ग्रीनविच टाइम में दोस्तों क्या है शाम के 4 बजे है। तो वो कितना देशांतर आगे पीछे दोस्तों पूछ रहा है आपसे, तो बता दिए थे कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुँचने में दोस्तों लगता है कितना, 1 डिग्री देशांतर के बीच का जो अंतर होता है दोस्तों लगता है 4 मिनट, कितना होता है 4 मिनट होता है दोस्तों। तो 4 मिनट है तो कितना घंटा का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर मतलब कि 120 मिनट, 120 मिनट किससे गुना करने पड़ेगा, तो 30 से गुना करना। देखिए 30 यहाँ भी है 30 यहाँ भी, अब कैसे पता करें, तो ग्रीनविच से दोस्तों आगे कहाँ समय होता है, मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर ग्रीनविच है, क्या है ग्रीनविच है, तो बता दिए थे कि ग्रीनविच से जब पूरब की ओर जाइएगा तो यहाँ समय क्या होता है बढ़ता है, मतलब समय आगे होगा, यहाँ पर 12 बजेगा तो यहाँ 1 बजेगा, मतलब देशांतर के हिसाब से, मतलब इधर क्या होगा दोस्तों बढ़ेगा, इधर पूरब में पश्चिम में क्या होता है समय घटता है। तो हमारा 30 डिग्री तो होगा लेकिन पूरब में हो, क्या होगा पूरब में, समझ गए कैसे पूरब में होगा। कौन सा राज्य कर्क रेखा ठीक ऊपर है, कर्क रेखा का ठीक ऊपर आप मैप में देखिएगा तो मणिपुर दोस्तों आपको ऊपर दिखेगा, मणिपुर हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अपना बिहार हो गया, बिहार में दोस्तों क्या है तो कर्क रेखा के ऊपर में ही, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, बता दिए थे कि भारतीय मानक समय रेखा मतलब 82 डिग्री, यहीं से क्या होता है हमारे भारत का दोस्तों समय की गणना की जाती है। ये दोस्तों 5 मतलब कि 5 राज्यों से गुजरता है, ये दोस्तों इसी को पूर्वी देशांतर है हमारा 82 डिग्री, ये 5 राज्य से गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन है, 3 प्रदेश बताए थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बताए थे। तो इसके अलावा कौन है यहाँ पर, तेलंगाना, तेलंगाना को दोस्तों हमारा ये भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरता, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रवेश करता है नैनी जो आपका उत्तर प्रदेश में दोस्तों, वहीं से मिर्जापुर में प्रवेश करता है आपका। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो यहाँ देखिए बिहार दे दिया, बिहार क्या है कर्क रेखा के उत्तर में है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है, वही मानक समय रेखा के बारे में पूछ रहा है, तो 82 डिग्री पूरब, 82 डिग्री क्या है पूरब है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, बाकी हम देशांतर के बारे में बता दिए थे कि इनके बीच की दूरी गोडिक कहलाती है, इनके 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है तो वो बता दिए थे, सारी चीज़ के बारे में हम बात कर लिए थे। डोलड्रम भी बताया थे, अगर आपको याद हो तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। डोलड्रम के बारे में बता दिए थे कि 5.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो एरिया होता है वो डोलड्रम कहलाता है, ये भी बता दिए थे कि यहाँ पर दोस्तों चक्रवात वगैरह नहीं आते हैं। आगे आते हैं हम लोग, पछुआ पवन के बारे में बता दिया था, स्थानीय पवन के बारे में बता दिया था, गरजता 40, चीखता 60, प्रचंड 50 दोस्तों, सब चीज़ के बारे में बता दिए थे। अगर क्लास नहीं देखे हैं जीएस से, मतलब कि जीएस का निचोड़ जाकर देख लीजिएगा, सभी सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएगी। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो बता दिए थे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो भी एरिया आएंगे दोस्तों उष्ण कटिबंध कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं उष्ण कटिबंध। इसको हम बहुत अच्छे से समझाएं, वो देख लीजिएगा आराम से, कम समय में हम प्रयास किए थे अच्छे से अच्छा तरीके से समझाने का। जैसे चलिए एक बार बता ही देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ग्लोब है, क्या है आपका ग्लोब है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी हो गया। तो इसके बीच में जो एरिया आता है दोस्तों कहलाता है क्या आपका ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। वहीं पर अगर हम बात कर लें तो 66.5 होता है, इसके बाद होता है आपका इधर 66.5 के बाद होता है दोस्तों आपका 90 डिग्री, यहाँ भी होता है 66.5 साउथ में भी। तो 23 से लेकर के 66.5 के बीच में जो भी एरिया आता है, जो भी क्षेत्र आता है तो होता है समशीतोष्ण, या उसी को बोलेंगे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध। अब 66.5 से लेकर 90 के बीच में 66.5 के बाद जो भी एरिया आएगा वो कहलाता है दोस्तों क्या आपका शीत कटिबंध। तो इस तरह से क्या बटा हुआ आपका है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि तापमान सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो ताप जो छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, जो तापमान होता है दोस्तों छोटे छोटे क्षेत्र में क्या होता है केंद्रित होता है, इसी कारण क्या होता है आपका विषुवत रेखा पर दोस्तों तापमान अधिक होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा।
पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रम क्या है? बताए थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताए थे क्या था? सियाल सीमा नीफ है। सियाल सीमा नीफ है। तत्व ये बता दिए थे कौन कौन खनिज मिलता है आपको, तो इसको भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सियाल में जैसे लिखते हैं ना आप, सियाल सियाल कैसे लिखते हैं? सियाल लिखना होगा तो SiAl लिखिएगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सिलिका और एल्युमिनियम। सीमा लिखिएगा तो SiMa लिखिएगा, तो सिलिका और मैग्नीशियम। और नीफे लिखिएगा तो NiFe लिखिएगा, मतलब निकेल और फेरस। दोस्तों इसके बारे में जानकारी हम दे दिए थे आपको। अब आते हैं चट्टान के बारे में। तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर वही पूछा है कौन चट्टान नहीं है, कौन चट्टान है। तो अग्नि चट्टान का निर्माण होता है ज्वालामुखी विस्फोट होता है दोस्तों, जब लावा निकलता है, ठंडा होता है, जमता है दोस्तों, तब आपका अग्नि चट्टान निकलता है और ये जीवाश्म रहित होता है क्योंकि सब चीज़ इसमें जल जाते हैं। तो दोस्तों ये कौन अग्नि चट्टान नहीं है? तो सेल दोस्तों ये आपका अग्नि चट्टान नहीं है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये कौन चट्टान है सर? तो ये आपका जो परतदार चट्टान है दोस्तों, वो परतदार चट्टान इसमें, क्योंकि ये परत दर परत दोस्तों को पाया जाता है। आगे हम लोग आते हैं, कौन कायांत्रिक चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? कायांत्रिक चट्टान कौन नहीं है दोस्तों? तो ये जो साइनाइड देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका क्या है? तो कायांत्रिक चट्टान नहीं है। कायांत्रिक मतलब दोस्तों जो आपका अवसादी होते हैं और आपका जो क्या उसको बोलते हैं अग्नि होते हैं दोस्तों, उसी में क्या होता है तापमान और दाब के कारण दोस्तों क्या होता है वो रूपांतरित हो जाते हैं। रूपांतरित होकर दोस्तों आपका रूपांतरित चट्टान का दोस्तों क्या करते हैं रूप दोस्तों दे लेते हैं। तो जो साइनाइड दोस्तों ये क्या है आपका रूपांतरित चट्टान दोस्तों नहीं है, बल्कि दोस्तों ये क्या है अवसादी। बता दिए कि ये जो आपका अवसादी और अग्नि चट्टान दोस्तों यही क्या होते हैं अधिक ताप और दाब मिलने पर दोस्तों रूपांतरित हो जाते हैं। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं ये आपका साइनाइड दोस्तों, ये आप रूपांतरित चट्टान नहीं है। कायांत्रिक चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है तो कुछ शैलों में दोस्तों कणों और खनिजों के फतह के रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाने क्या कहलाता है आपका ये पतरन कहलाता है। क्या कहलाता है? पतरन की क्रिया दोस्तों कहलाती है। आगे है कि कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तो सभी क्या होते हैं अवसाद, मतलब कि दोस्तों जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधों के दोस्तों मरने से सड़ने गलने से दोस्तों बनते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होते हैं परत दर परत दोस्तों बन जाते हैं, लेयर बाय लेयर बन जाते हैं, इसलिए इसको हम परतदार चट्टान नहीं बोलते हैं। तो कोयला आपका क्या अवसादी चट्टान है, याद रखिए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस दोस्तों आपको अवसादी सेल से ही मिलते हैं। अग्नेय सेल में निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो कौन तत्व नहीं पाया जाता है? इसमें परत नहीं पाया जाता दोस्तों। परत चट्टान किसमें पाए जाते हैं? तो आपके अवसादी में पाए जाते हैं। बाकी मैग्मा ठंडा होने से कारण बनता है आपका सिल्क और डाइक दोनों होता है। ग्रेनाइट और बेल्स दोस्तों अग्नि चट्टान के उदाहरण है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अग्नि चट्टान से यहाँ का बनता है काली मिट्टी, ये मतलब कि छोटे छोटे टूटने के बाद दोस्तों आपके काली मिट्टी का रूप ले लेते हैं। अब आते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में बता दिए थे। भूकंप क्या होता है? भूकंप के कितने आपके तरंग होते हैं? भूकंप आते तो कितने प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं? सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है? तो बता दिए थे जो एल तरंग होता है, जिसको धरातलीय तरंग कहते हैं, वही दोस्तों क्या होता है खतरनाक होता है। उसी से क्या होता है आपका बिल्डिंग वगैरह ये सब गिरता है। बाकी पी तरंग इस तरह उतना खतरनाक आपका नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्या तो भूकंप के बारे में। तो वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ भूकंप की उत्पत्ति उसे क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं। और जहाँ सबसे पहले दोस्तों भूकंप महसूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अधिक केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि भूकंप संबंधित अध्ययन कहलाता है दोस्तों। तो भूकंप संबंधित अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। अगर बोलेगा कि भूकंप को हम किससे मापते हैं तो उसके मापते हैं दोस्तों आपका सिस्मोग्राफ में। और उसको मापक क्या होता है इकाई उसका रिएक्टर स्केल होता है दोस्तों। क्या होता है? रिएक्टर स्केल होता है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। भूकंप की तीव्रता हम लोग रिएक्टर में मापते हैं। सिस्मोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी के बारे में आ रहे हैं हम लोग। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट दोस्तों, ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आपका इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में आपका। लूसी के बारे में याद रखिएगा। मतलब कि इंडोनेशिया दोस्तों क्या एक द्वीप समूह है। जावा, सुमात्रा, बाली, ये सब दोस्तों आपका द्वीप समूह है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका क्या होता है जो आपका विस्फोट होता है सबसे ज़्यादा आपको इंडोनेशिया में देखने के लिए मिलता है ज्वालामुखी विस्फोट दोस्तों। वहीं तक कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ज्वाला द्रुत के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आपका फ्यूजियामा जो जापान में दोस्तों ये आपका प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। इक्वाडोर के चिम्बराजो ज्वालामुखी निम्न से किस श्रेणी में आता है दोस्तों? ये शांत ज्वालामुखी है। क्या इक्वाडोर में आपको एक कोटापैक्सी भी दिखेगा दोस्तों, जो क्या है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। लेकिन जो ये चिम्बराजो जो है दोस्तों क्या है? शांत ज्वालामुखी, जिसमें लंबे समय से विस्फोट नहीं होता, क्या कहलाता है आपका? शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का मुख कहलाता है। ज्वालामुखी का जो मुंह देखते हैं इस तरह का जो बना रहता है, ये आपका इस तरह का ये जो मुंह रहता है इसको क्या कहते हैं? इसको दोस्तों कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेटर। कहीं कहीं क्रेटर झिल्ली बन जाता है दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। आगे आते हैं कि आग का वलय कहाँ स्थित है? तो आग का रिंग ऑफ फायर बोलते हैं दोस्तों, ये आपका प्रशांत महासागर में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो प्रशांत महासागर का पेटी है
वहाँ पर दोस्तों ये आग का वलय दिखेगा, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। ये फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में है? तो किलिमंजारो दोस्तों आपका अफ्रीका महादेश में। कहाँ है? अफ्रीका महादेश में दोस्तों। तंजानिया जो है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों ये किलिमंजारो की चोटी भी है, जो ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों, ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इसका निर्माण हुआ है। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा कहाँ है दोस्तों? तो मैक्सिको में। कहाँ है ये? मैक्सिको में, याद रखिएगा। बहुत सारे ज्वालामुखी का नाम बताएं तो उसको एक नज़र देखिएगा जरूर, ताकि आपको याद रहे। अब आर्द्रता, वर्षा एवं स्थानीय पवन के बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवाएं किस ओर बहती है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून में जो हवाएं होती है वो समुद्र से दोस्तों भूमि की ओर चलती हैं। भूमि की ओर समुद्र से उठती हैं, आपकी आर्द्रता और भूमि की ओर चलना शुरू करती है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। कहाँ से प्रवेश करती है? तो केरल से दोस्तों प्रवेश करती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अभी जो हमारे भारत में बारिश हो रहा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण दोस्तों हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों जो इसमें हम लोग आर्द्रता मतलब नमी। आर्द्रता मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्द्रता का मतलब होता है नमी। तो जिसमें हम लोग आर्द्रता प्रदर्शित करते हैं उसको बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। क्या बोलते हैं? सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। फर वनस्पति निम्न से किससे संबंधित है? ये अल्पाइन वन है। अल्पाइन वन दोस्तों जो पर्वतीय इलाकों में मिलते हैं, आपको ये देखने के लिए मिलेंगे कौन? आपके अल्पाइन वन, ये ध्यान दीजिएगा। काल बैसाखी चलती है तो दोस्तों ये चलता है, जिसको हम लोग नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं, ये आपका बंगाल में चलता है। कहाँ चलता है? बंगाल, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। इसको हम लोग नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। चक्रवात, अब वायुमंडल के बारे में जान लेते हैं। तो हम बताए 3 चक्रवात के बारे में चर्चा की। देखिए ये तीनों आपसे एग्जाम में हमेशा पूछता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के में है, हरिकेन और टाइफून। टाइफून आपका चीन हो जाएगा, हरिकेन हो जाएगा यूएसए। तो विली विली बता दिए, उसी के हिसाब से अपने मिला लीजिएगा। आगे है वायुमंडल संरचना निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो आपका नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपका 20.99, मतलब 20.99% दोस्तों क्या है? यही दोनों मिलकर के दोस्तों 99% बनाता है। उसके बाद एक आर्गन याद रखिएगा 0.93%। ये एक अक्रिय गैस है, मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पूछेगा तो 0.0% आपको वायुमंडल में है, याद रखिएगा 0.03%। अब आते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का दिया है, तो स्टार्टिंग का बस 4 याद रखिएगा। ये स्टार्टिंग का जो 4 इसको याद रखिएगा, बाकी जरूरी नहीं याद रखना। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? सबसे निचली परत दोस्तों आपका क्षोभ मंडल है। बता दिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इस तरह से हम आपको वायुमंडल के परतों के बारे में बताए थे। तो आपको उम्मीद करते हैं याद होगा, जिसमें बताया था कि 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है। 3 आपके लिए महत्वपूर्ण कौन कौन है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है और आपका एक आयन मंडल है दोस्तों। आयन मंडल में जिसमें क्या होता है? रेडियो जो आपके संचार होता है दोस्तों, वो सुविधा वहाँ पर आयन मंडल में दिखता है आपको। रेडियो उपकरण जो होते हैं, उपकरण होते हैं, वो क्षोभ मंडल में जितने मौसमी क्रियाकलाप होते हैं दोस्तों आपको क्षोभ मंडल में होते हैं। और समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, और विमान वगैरह भी दोस्तों आपको समताप मंडल में उड़ता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग कि कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान का नाम क्या है? तो कैरेबियन सागर कहाँ देखने के लिए मिलता है आपको? तो ये दोस्तों आपको उत्तरी अमेरिका के पास देखने के लिए मिलता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका देख रहे हैं, वहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है वहाँ पर कैरेबियन सागर है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा चक्रवात उठता है, तूफान उठता है दोस्तों? ये हरिकेन। कौन उठता है? आपका हरिकेन, इसको याद रखिएगा। आते हैं आगे हम लोग। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो बता दिए 0.03%। अभी हम लोग गैस की चर्चा किए थे। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण, बता दिए रेडियो प्रसारण के लिए कौन जाना था? तो आयन मंडल। क्षोभ मंडल मौसम के लिए। ओजोन मंडल दोस्तों कहाँ? समताप मंडल में दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला है दोस्तों हम लोग का कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमान, वही जेट विमान हेलीकॉप्टर वगैरह जो उड़ता है, किसमें उड़ता है आपका? तो ये दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ट्रोपो मतलब कि कभी कभी इंग्लिश में पूछ देगा स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो जो क्षोभ मंडल उसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल को बोलते हैं, मेसोस्फीयर आपका मध्य मंडल को बोलते हैं दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है, इसको भी याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग कि कौन, एक मिनट रुक के अपलोड हो रहा है, कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन होता है दोस्तों? आयन मंडल। यहाँ पर जैसे सबसे गर्म होता है बहिर्मंडल होता है, लेकिन बहिर्मंडल आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए क्या टिक करेंगे हम लोग? आयन मंडल को तो टिक करेंगे, याद रखिएगा। जैसे जैसे दोस्तों मंडल का जो मतलब कि ये आपका वायुमंडल की जो परतें जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना दोस्तों, उसमें क्या तापमान उससे वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो क्षोभ मंडल में थोड़ा तापमान कम रहेगा, समताप मंडल में तापमान समान रहता है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में सबसे ज़्यादा तापमान आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। आगे आते हैं महाद्वीप और द्वीप के बारे में। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आपको पता है कोलंबस। आप 8 क्लास 7 क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की।
1492 ईस्वी में लेके निकला था भारत खोज करने के लिए, लेकिन चल दिया दोस्तों किधर, अमेरिका खोज, मतलब कि आना था इसको पूरब की ओर, लेकिन चल दिया पश्चिम की ओर, तो पहुँच कहाँ गया, अमेरिका पहुँच गया दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग आगे। भारत के बारे में बोलेगा तो वास्को डी गामा के बारे में आपको पता होगा। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है तो जल से। द्वीप प्रद्वीप याद रखिएगा, द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है। तो आप देखते होंगे हम लोग भारत को क्या बोलते हैं, जो साउथ वाला भारत है, दक्षिण भारत को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तीन ओर से क्या पानी से घिरा हुआ है। जब तीन ओर से कोई स्थल भाग पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं द्वीप, या सॉरी प्रायद्वीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। और वही कोई आपका क्या स्थल भूखंड है, क्या है आपका स्थल भूखंड है, तो चारों ओर क्या पानी से घिरा हुआ है, उसको बोलते हैं दोस्तों द्वीप, क्या बोलते हैं, द्वीप। तो द्वीप प्रायद्वीप में आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रायद्वीप क्या होता है, जल से घिरे वाले भाग होते हैं दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, अब बात करते हैं जलमंडल के बारे में। तो पृथ्वी पर कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है, कितना प्रतिशत ढका हुआ है, तो ऐसे हमारी पृथ्वी का 100% भाग है दोस्तों। 100% में आपका क्या 71% क्या दोस्तों पानी है, और 29% दोस्तों क्या आपका ये स्थलीय भाग है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 71% नहीं दिया था, कभी कभी आप पढ़ते होंगे कि 3/4 भाग क्या है हमारी पृथ्वी पर दोस्तों पानी है। 3/4, 3/4 भाग क्या है, पानी है। तो जब इसको जब निकालिएगा ना किस में, प्रतिशत में, तो 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं प्रतिशत के लिए। तो यहाँ पर काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 25 बार में। तो 25 से कितना हो गया, 75। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। लेकिन ऐसे 71% जल भाग है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और उसी में दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में आपको 61% और दक्षिणी गोलार्ध में तो आपका 81% क्या है जल भाग, मतलब महासागर है। तो ज़्यादा आपको जलीय भाग देखने के लिए मिलता है कहाँ पर, तो दोस्तों आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने के लिए मिलता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है, तो मैक्सिको खाड़ी, जो दोस्तों आपका उत्तरी अमेरिका महादेश में पड़ता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। पाक जल संधि के बारे में सुने होंगे, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों क्या है, एक जल संधि है, जल डमरू मध्य है दोस्तों। आगे आते हैं कि आयरिश सागर स्थित है। तो आयरिश पहले समझिए किसको कहते हैं। तो इंग्लैंड में देखे होंगे, एक देश का नाम सुने होंगे, इंग्लैंड के आस पड़ोसी देश है जिसको बोलते हैं आयरलैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयरलैंड, जिसको हम लोग आयरिश भी बोलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आयरिश सागर, ये दोस्तों आपका ब्रिटेन के पश्चिम वाले भाग में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। जो आयरलैंड वाला भाग है दोस्तों वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एशिया का सबसे गहरा डैश है, तो सबसे गहरा मतलब एशिया का बोलेगा। तो जो मृत सागर देख रहे हैं दोस्तों, सबसे गहरा भाग है एशिया का। ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है दोस्तों, तो आपका सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसी में सबसे लगभग 11,000 किलोमीटर दोस्तों क्या है, इसकी एक मेरियाना ट्रेंच है, मतलब मेरियाना की खाई है दोस्तों, जो आपका लगभग 11,000 किलोमीटर है। इसको भी याद रखिएगा, जिसको हम लोग चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आते हैं आगे, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल दोस्तों है, तो सतह क्षेत्र का लगभग बता दिए कि 71% क्या भाग पानी है दोस्तों। लेकिन यहाँ 71% दिया नहीं है, तो यहाँ पर आप 75 टिक कर सकते हैं, लेकिन आयोग यहाँ पर कुछ नहीं माना है। तो 75 कैसे करना वो हम दिखा दिए आपको, 3/4 भाग करके, याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है, मतलब पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है, तो समुद्र तल से प्राप्त जो आपका 29% भाग है, क्या है 29% भाग है दोस्तों। इसको भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। प्रति विषुवतीय धाराओं की जो प्रवाह की दिशा होती है दोस्तों, जैसा हमारी पृथ्वी की जो गति होती है, पृथ्वी जिस तरह से घूर्णन करती है दोस्तों, उसी तरह से ये प्रति विषुवतीय धारा चलती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों ये चलती है। अब विश्व के प्रमुख झील जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। तो कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है, तो इसमें दोस्तों जो बोड़ा देख रहे हैं, बोड़ा, ये दोस्तों पवने हैं जो स्थानीय पवन, जिस तरह से हम लू चलता है ना हम लोग के बिहार में, तो उस तरह से अलग अलग देशों में, अलग अलग महादेशों में दोस्तों वही क्या चलता है, आपका हवाएं चलती है दोस्तों। तो अलग अलग नाम हो जाती है। तो बोड़ा दोस्तों इटली में चलता है दोस्तों। एक आपका क्या है, ये ठंडी हवा है दोस्तों, क्या है, शुष्क नहीं है, उष्ण मतलब गर्म हवा नहीं, क्या है, ठंडी हवा, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं कि कौन असत्य है, कौन आपका असत्य है। तो असत्य के बारे में बता रहे हैं, कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। तो पवनों को उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल नहीं बल्कि दाईं ओर, बता दिए थे कि कोरियोलिस महोदय ने बताया था कि अगर कोई हमारा ग्लोब है, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, अगर हवाएं आपका उत्पन्न हुई कहाँ से, तो दक्षिणी ध्रुव से, मतलब दक्षिणी गोलार्ध से उत्पन्न हुई और वो प्रवेश कर गई कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, तो दोस्तों क्या होते हैं, ये घूम जाती हैं बाईं ओर, किधर, सॉरी दाईं ओर, किधर घूम जाती है, दाईं ओर घूम जाती है। और वही जब आएंगी किधर से, उत्तरी गोलार्ध से आएंगी आपके दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये घूम जाएंगी किधर और बाईं ओर घूम जाएंगी। तो दायां बायां इसी को हम लोग फेल का नियम कहते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं किधर, दाईं ओर जाती है, लेकिन बाईं ओर दिया है, तो ये क्या है दोस्तों, गलती है। बाकी आपका ये सब
सही दिया है। जैसा दिया, घर्षण बल को पवनों की गति को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। समदाब रेखाओं में निकटता अधिक दाब प्रवणता को दर्शाती है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, बिल्कुल दोस्तों ये कार्य करता है। आगे है पवन मिलाना है, वही स्थानीय पवन दिया है कि बोड़ा कहाँ का है, मिस्टल कहाँ का है, खमसिन कहाँ का है, मटन कहाँ है। तो बोड़ा बताएं कहाँ का, इटली का है। बोड़ा कहाँ का है दोस्तों, आपका इटली का है, तो ये हो जाएगा आपका इटली हो जाएगा। उसके बाद जो मिस्ट्रल देखें ये दक्षिणी फ्रांस का, मतलब कि फ्रांस का है। खमसिन दोस्तों जो देख रहे हैं आपका मिस्र का, और जो हरमटन दोस्तों ये आपका अफ्रीका महादेश का जो पश्चिमी वाला भाग है दोस्तों, वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और भी कुछ कुछ यहाँ दिया है। लू हमारे उत्तरी भारत में, पाकिस्तान वाले एरिया में चलता है। हबूब दोस्तों सूडान में चलता है। चिनूक दोस्तों आपका रॉकी पर्वत मतलब यूएसए में। सिराको दोस्तों आपका सहारा दोस्तों जो देख रहे हैं अफ्रीका महादेश। विलीजर्ड दोस्तों आपका चलता है टुंडा प्रदेश में, मतलब ये ठंडा है, मतलब ये ठंडा हवा है। और ब्रिक फील्डर दोस्तों आपका चलता है ऑस्ट्रेलिया महादेश में, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म हवाएं, शुष्क हवाएं क्या कहलाती है, तो बता दिए लू कहलाती है। क्या कहलाती है, लू। ऑप्शन दिया है लू, तो लू हम टिक कर देंगे। आगे आते हैं कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर, दोस्तों ये सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात आपका यूएसए में कहाँ है, तो यूएसए मतलब कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में देखने के लिए आपको मिलेगा। अफ्रीका में आस्वान जो डैम है दोस्तों, बनाई गई झील है, मतलब इससे जो डैम पर जो झील बनाई गई कौन है, नासिर झील है। कौन है दोस्तों, नासिर झील है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कौन सी एक यूएसए के स्थानीय पवन है, तो चिनूक के बारे में बता दिया था आपका, यूएसए में देखने के लिए मिलता है कौन, चिनूक। बाकी है आपका मिस्ट्रल फ्रांस में चलता है। हरमटन बता दिए पश्चिमी सहारा, मतलब कि वही जो आपका जो पश्चिमी अफ्रीका है दोस्तों वहाँ चलता है। और फोन आपका उत्तरी अल्पास मतलब कि यूरोप महादेश में चलता है आपका ये फोन। खमसिन के बारे में बता दिए दोस्तों, ये मिस्र में चलता है। मिस्र क्या है, स्थानीय पवन है दोस्तों। अब आते हैं आगे हम लोग। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो नियाग्रा जलप्रपात के बारे में बता दिए आपका उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महादेश में है। आपको पूरा डीप नहीं पूछतेगा, जो बिहार पुलिस में एग्जाम पूछता है महादेश में पूछता है कि कौन से महादेश में कोई भी घास का मैदान मरुस्थल दोस्तों, इस तरह से कभी कभी पूछता है रेयर केस में कि हाँ ये किस देश में है, तो इस तरह से। तो ये उत्तरी अमेरिका में आपको नियाग्रा जलप्रपात दिखाएं अभी। आगे कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बहती हैं, वो किधर बहती हैं, तो दक्षिण पूर्व पर दोस्तों, ये उत्तर पश्चिम की दोस्तों बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें बहती हैं वो दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम के दोस्तों इनका क्या होता है, बहाव होता है। किसका, तो व्यापारिक पवनों का। व्यापारिक पवनों की हम चर्चा जीएस के निचोड़ में दोस्तों कर चुके थे। आगे है कौन मिला हुआ नहीं है, ये स्थानीय पवन है और देश दिया। चिनूक आपका पता है कि यूएसए में है। फोन आपका अल्पास में है। सिराको दोस्तों आपका कनाडा में नहीं है, ये कनाडा में सिराको दोस्तों नहीं है। बाकी लू आपका दोस्तों कहाँ है, लू आपका भारत में है, ये लू भारत में चलता है। सिराको आपका चलता है कहाँ, इटली में चलता है दोस्तों। टोबा झील स्थित है, तो टोबा झील दोस्तों आपका सुमात्रा में है। सुमात्रा जो इंडोनेशिया का दोस्तों क्या एक द्वीप है, क्या एक द्वीप। बता दें कि जो इंडोनेशिया दोस्तों वो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें प्रमुख द्वीप जावा, सुमात्रा, बाली का नाम सुने होंगे दोस्तों। तो टोबा भी याद रखिएगा, ये झील जो है आपका सुमात्रा में ही स्थित है। आगे आते हैं हम लोग कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं का क्या कहलाती हैं, तो बता दिए जो सहारा में चलती है, तो ये चिनूक आपका अमेरिका में चलता है। मिफ्रल आपका चलता है कहाँ, फ्रांस में चलता है। ये फोन जो दोस्तों आपका चलता है कहाँ पर, आपका सहारा में, याद रखिएगा। मतलब सहारा से उत्पन्न होता है, फिर जाता है यूरोप की ओर जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि सहारा असल में भूमध्य रेखा की ओर चलने वाले, जो भूमध्य सागर की ओर चलने वाले जो है वो आपका सिराको जो इटली में चलता है, लेकिन उत्पन्न होता है सहारा से ही। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। मिलाना है कि चिनूक कहाँ चलता है, तो चिनूक बता दिए आपका, ये मतलब अलग अलग नाम है, इससे चलता है आपका किस में, ये चलता है आपका अमेरिका में, लेकिन यहाँ पर अमेरिका दिया नहीं है। हरमटन आपको पता है कि सारा मौसम चलता है। मिशेल पता है आपको चलता है फ्रांस में। और आपका बोरा पता है कि चलता है इटली में। चिनूक का दोस्तों कहते हैं हिम बख्शी, क्या बोलते हैं, हिम भच्छिनी बोलते हैं। ये स्नो इंटर कहलाता है। क्यों कहते हैं इसको हिम भच्छिनी, मतलब कि हिम को खाने वाला दोस्तों ये गर्म हवाएं होती है। गर्म हवाएं जब जाती है हिमालय की ओर दोस्तों, तो क्या करती है दोस्तों, उसको हिमालय को मतलब कि जो बर्फीले इलाका होता है दोस्तों क्या करते हैं, पिघला देते हैं। क्या करते हैं, पिघला देते हैं, बोलते हैं उसको हिम भक्षिणी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इसको आप मिला लीजिएगा। आगे है कि जलप्रपात का निर्माण निम्न से किस कारक द्वारा होता है, तो जलप्रपात दोस्तों पता है कि नदियों के निर्माण से ही होता है, नदियों द्वारा ही जलप्रपात का निर्माण दोस्तों किया जाता है। हमबोल्ट जलधारा के बारे में बताया था, ये किधर है, मतलब कि दक्षिणी अमेरिका के किस तट पर है, तो बता देते हैं हमबोल्ट को दोस्तों हम लोग पेरू की जलधारा कहते हैं। तो आपका ये पश्चिमी है, का मतलब कि जो अब दक्षिणी अमेरिका महादेश पर दोस्तों जो आप देख रहे हैं एंडीज पर्वत, उधर ही दोस्तों आपको क्या मिलेगा, ये हमबोल्ट जलधारा दिखेगा। आपको नक्शा में भी दिखाए थे। अब आते हैं दोस्तों आगे आइए।
भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बोले तो कौन है? तो बंगाल की खाड़ी, जो आपका दक्षिण पूरब वाला जो देख रहे हैं भारत का नक्शा, मतलब ये मान लीजिए कि भारत है, ये जो भारत का इलाका आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहीं पर क्या है आपका, दक्षिण पूरब में आपका बंगाली खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है। क्या है? अरब सागर, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो दोस्तों झील बोलेगा तो बैकाल झील। कौन है दोस्तों? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जो आपका रूस में पड़ता है। रूस का सवेरे क्षेत्र दोस्तों वहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा। अब आते हैं स्थलाकृति पर्वत पठार मसर के बारे में। तो विभ्रंश घाटी क्या होती है? तो दो भ्रंशों के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं विभ्रंश। मतलब कि पहाड़ का, जो दो पहाड़ों के बीच से जब गुजरिएगा ना, तो कोई भी नदी गुजरता है तो कहा था कि भ्रंश घाटी से होकर बह रही है, मतलब कि दो पहाड़ों के बीच के जो एरिया होता है उसको कहलाता है आपका भ्रंश घाटी। ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग। आगे है, एक मिनट अपलोड हो रहा है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो कालाहारी रेगिस्तान के बारे में बता दिए थे, अफ्रीका महादेश में। लेकिन किधर अफ्रीका में? तो दक्षिणी अफ्रीका महादेश में, मतलब दक्षिण अफ्रीका महादेश का दक्षिणी वाला भाग है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ देखने के लिए मिलेगा दोस्तों आपको ये कालाहारी मरुस्थल। दोस्तों यहीं पर एक जनजाति रहती है बुशमैन। कौन रहती है दोस्तों? बुशमैन। इसको भी ध्यान दीजिएगा। जाग्रोस पर्वत दोस्तों ईरान में है। कहाँ? ईरान में। ये बिहार दरोगा में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आते हैं कि कोटापैक्सी के बारे में बता दिए थे। जो तो ये पर्वत भी है और ज्वालामुखी भी है दोस्तों, जो इक्वाडोर में। कहाँ? इक्वाडोर में है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है? आगे है कि निम्नलिखित में किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो बता दिए कालाहारी में। कहाँ? कालाहारी अफ्रीका जो महादेश है दोस्तों, वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में मिलता है आपको कालाहारी। ड्रैकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है दोस्तों? ये आपका दक्षिणी अफ्रीका संघ का दोस्तों देखने के लिए मिलेगा ये ड्रैकन्सबर्ग। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी हमेशा एग्जाम में पूछता है और बिहार पुलिस कांस्टेबल में ही पूछता है दोस्तों। स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है दोस्तों, ये भूमिगत जल द्वारा होता है। भूमिगत जल जो होते हैं उसके द्वारा दोस्तों ये आकृति का निर्माण होता है। नदियाँ द्वारा, हिम नदी द्वारा दोस्तों बहुत सारी, या आपका मरुस्थल द्वारा तो अलग अलग प्रकार की आकृति बनाई जाती है, इसको भी ध्यान देना है। पेशावर व काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे को जुड़े हुए हैं? दोस्तों ये खैबर दर्रा। खैबर दर्रा का नाम सुने होंगे। खैबर हो गया, बोलन हो गया, ये सब दर्रों को पार कर गए हैं जो प्राचीन काल में, मध्यकाल में जो भी आक्रमणकारी होते थे या विदेशी होते थे, तो इसी दर्रे से दोस्तों, खैबर दर्रे से होकर के हमारे भारत में दोस्तों आते थे। ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कि बोलन दर्रा के बारे में सुने होंगे, जो क्वेटा को जोकाबा से जोड़ता है। मैकमोहन को पता ही है, भारत चीन के बीच में सीमा रेखा है। और हो ची मिन मार्ग के बारे में पता होगा कि हनोई से वियतनाम को जोड़ता है दोस्तों। अब आते हैं घास के मैदान, विश्व के प्रमुख नहर के बारे में। स्टेपी क्या है दोस्तों? तो स्टेपी घास का मैदान है, जो क्या है, गेहूं के लिए बहुत ही फेमस है। गेहूं के उत्पादन के लिए जो स्टेपी है ये बहुत ही आपको फेमस है, जो यूरेशिया में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है स्टेपी घास का मैदान। आगे आते हैं कि विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सेल्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं ब्राजील में? सेल्वास बोलते हैं, याद रखिएगा। ये पंपास बोलते हैं अर्जेंटीना में, पेरी बोलते हैं उत्तरी अमेरिका में, और पर्णपाती वन दोस्तों जो हमारे भारत में भी देखने के लिए मिलता है आपको पर्णपाती वन। कुछ घास के मैदान देख लीजिए यहाँ पर। लानोज हो गया आपका वेनेजुएला। कैसे देखिए यहाँ पर भी ला है, यहाँ प्रारंभ में ला है, यहाँ लास्ट में ला है, तो ला वो पकड़ लीजिएगा कुछ शब्द ताकि आपको याद रहे। सवाना घास का मैदान जो अफ्रीका महादेश में है, पंपास अर्जेंटीना में दोस्तों आपका, स्टेपी यूरेशिया हो गया, कंपोजा आपका ब्राजील में हो गया, सेल्वास भी यहीं पर है, पुस्ता दोस्तों आपका हंगरी में हो गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को ये लाल सागर से जोड़ने का दोस्तों काम करता है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1969 में दोस्तों हुआ था। किसका? 1969 में 1869 कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, 1869 में दोस्तों हुआ था, गांधी जी के जन्म के समय। आगे दोस्तों हम लोग का कि सिल्वास घास का मैदान के बारे में बता दिए, दक्षिण अमेरिका में मिलता है। कहाँ पर? तो ये ब्राजील जो देख रहे हैं वहाँ पर दोस्तों ये सिल्वास घास का मैदान आपको देखने के लिए मिलेगा। बुश बल्ट घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों बुश बल्ट घास का मैदान आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी दक्षिण अफ्रीका आपको जो आपका अफ्रीका महादेश वहाँ वेल्स भी देखने के लिए दोस्तों मिलता है। बाकी पियरी पंपास डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, कैंटलबरी आपका न्यूजीलैंड में है, ये सभी याद रखिएगा। अब ये पूछ रहा है कि नहीं मिला हुआ, कौन मिला हुआ नहीं है? तो पियरी आपका उत्तरी अमेरिका सही है, पंपास आपका दक्षिण अमेरिका सही है, स्टेपी आपका दोस्तों ये यूरोप सही है, वेल्स दोस्तों आपका अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो ये क्या है आपका गलत है। वेल्स कहाँ? अफ्रीका में है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, लानोज या लानोस बोलते हैं दोस्तों, बता दिए थे कहाँ है, तो ये आपका वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला कहाँ है दोस्तों? तो वेनेजुएला आपका दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है।
वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों महादेश के बारे में पढ़िएगा। आप महादेश में के अंतर्गत कौन कौन से देश आ रहे हैं दोस्तों उसको पढ़िएगा। मैप के थ्रू पढ़िएगा दोस्तों तो बहुत बेहतर तरीके से दोस्तों आपका कवर हो जाता है और आपको पता भी होता है कौन सा देश कौन सा है। जैसे ही मतलब लानोज आ गया तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि लानोज, तो लानोज तुरंत आना चाहिए कहाँ पर है, कौन से देश में, मतलब कौन से महादेश में, उसकी स्थिति कैसी है। जैसे मान लीजिए किसी का छवि आपके अगर दिमाग में बैठ जाता है, कोई भी आपका दोस्त हो गया, कोई भी मतलब कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं दोस्तों, अगर उसकी छवि आपके दिमाग में बैठ जाती है तो उससे संबंधित कोई भी बात अगर आप सोचते हैं दोस्तों तुरंत उसका चेहरा आपके सामने आ जाता है। तो उसी तरह से अगर आप किसी भी चीज़ का जो छवि को देखते हैं, मतलब दृश्य को देखते हैं, चित्र को देखते हैं दोस्तों, तो आपके दिमाग में दोस्तों उस शब्द को पढ़ने के बाद दोस्तों आपके दिमाग में वो छवि सामने आ जाती है दोस्तों। वो आसानी होता है याद करने में। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए आप, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए दोस्तों, बिहार का ज्योग्राफी पढ़िए, किसी का भी ज्योग्राफी पढ़िए दोस्तों, या आप हिस्ट्री पढ़िए तो कम से कम मैप ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि दोस्तों कैसे कैसे क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन सी घटना घटी, ताकि आसानी से दोस्तों आपको समझ आ जाए। पुछताछ घास का मैदान कहाँ दोस्तों ये बता दिए थे, हंगरी में। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों क्या है आपका, डाउन से आपका अर्जेंटीना में बता दिए, पंपास है, अब वेनेजुएला में लानोज है दोस्तों। ये सब घास के मैदान के बारे में जानकारी दे दी आपको। आगे आते हैं कौन सा विकल्प दोस्तों यहाँ पर सत्य है। तो चक्रवात में क्या है, बड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और ठंडी होती है। टुंड्रा वनस्पति मॉस एवं लाइकेन आते हैं। दक्षिणी अमेरिका में सवाना को लानोस कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लिवरपूल ज्यूडेरजी नदी के मुहानी परिस्थिति। लिवरपूल दोस्तों ये अब गलत दिया है, बाकी आपका जो दिया चक्रवात जो होते हैं वो गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है। गर्म जो वायु होती है ठंडी वायु, कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ गर्म होता है दोस्तों क्या होता है, ऊपर की ओर भागता है, दोस्तों जो ठंडे की ओर भागता है। कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद कहता है जो जहाँ पर ठंडा इलाका होता है, मतलब ठंडा क्षेत्र होता है, वहाँ पर उधर क्यों जाता है दोस्तों। तो ये सही आपका टुंड्रा प्रदेश में आपको ये मॉस और लाइकन देखने के लिए दोस्तों मिलते हैं। टुंड्रा प्रदेश याद रखिएगा, जो बर्फीला इलाका होता है वो। और दक्षिणी अमेरिका में बता दिए लानोज के बारे में, वेनेजुएला के बारे में। बाकी ये आपका ये चौथा है, गलती है जो लिवरपूल दोस्तों आपका ये गलत है, जो यूरोप महादेश के बारे में बता रहा है। तो ये आपका 1 2 3 दोस्तों क्या आपका ये सही है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं विश्व के प्रमुख नदियाँ परिवहन के बारे में बात करते हैं। तो कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है, तो दक्षिण की ओर दोस्तों बहती है आपकी लीना नदी। कौन नदी बहती है दोस्तों, लीना नदी जो है आपके दक्षिण की ओर बहती है, जो बैकाल पर्वत से निकलती है। और उत्तर की ओर किधर की ओर, उत्तर की ओर दोस्तों बहती हुई आपका जो लैप्टेव महासागर है दोस्तों, जो यूरोप में पड़ता है आपका, वहाँ पर जाकर के अपना मुहाना मतलब कि उसमें अपना पूरा पानी गिरा देती है। कौन सी नदी सबसे अधिक पानी बहता है, तो कौन सी नदी में, तो अमेजन नदी में। बता दिए कि सबसे चौड़ी नदी बहाव के आधार पर कौन सी, तो अमेजन नदी है, जो आपका दक्षिणी अमेरिका महादेश में ये है और ये एंडीज पर्वतमाला पर दोस्तों निकलता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है, तो कोई भी नदी घाटी चौड़ा होती है किसके कारण होती है, तो पार्श्विक अपर्दन, जो अपर्दन होता है दोस्तों भूक्षरण, मिट्टी का जो अपर्दन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी मतलब कि मिट्टी से बना कोई मतलब कि जो घर में आपका जिसको नाला बोलते हैं, जैसे पानी निकलता है, मान लीजिए मिट्टी का दोस्तों क्या है, ये मिट्टी का है, तो पानी हो रहा है यहाँ से बह रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये चारों तरफ से मिट्टी धीरे धीरे कट हो रहा है, मतलब कि क्या मिट्टी का अपर्दन हो रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो आप नाला बना के धीरे धीरे क्या बड़ा होता है, मिट्टी का जो नाला बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो बड़ा ना, इसलिए लोग क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, क्या करते हैं, पक्का कर देते हैं दोस्तों। तो ये भू जो क्षरण होता है उससे भूमि जो अपर्दन होता है उसके कारण उसको क्या होता है, ये चौड़ा हो जाता है, यही कारण है। आगे है ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो जोड़ती है दोस्तों, ये आपका सेंट जॉन सिटी से दोस्तों वैंकूवर को दोस्तों जोड़ने का ये काम करती है, जो आपका उत्तरी अमेरिका महादेश में दोस्तों है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी दोस्तों आपका अमेजन नदी है। कौन है आपका, अमेजन नदी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका में कौन नहीं है, कौन अफ्रीका में नहीं है, तो जो हैंडसन देख रहे हैं दोस्तों ये आपका अफ्रीका में नहीं है, ये कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है। जो अमेरिका महादेश मतलब कि उत्तरी अमेरिका महादेश देख रहे हैं यूएसए दोस्तों, वहाँ पर आपको हैंडसन नदी देखने के लिए मिलेगी। बाकी आपका जैम्बेजी लिम्पोपो नील नदी दोस्तों अफ्रीका महादेश में है। किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है, तो टिग्रिस दोस्तों हमारे इराक में बहती है। कहाँ बहती है, इराक जो है दोस्तों आपका, जो बगदाद है वो टिग्रिस नदी के किनारे दोस्तों आपका है, ये एशिया की नदी है, याद रखिएगा। सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है दोस्तों, तो ये सबसे व्यस्तम बोलेगा तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो उत्तरी अटलांटिक जो आपका महासागर है दोस्तों, अटलांटिक महासागर जो इस आकार का बना हुआ है। तो बता दिए थे कि जो उत्तरी वाला भाग है दोस्तों सबसे क्या है, वो व्यस्तम मार्ग दोस्तों उसको कहा जाता है। इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर है दोस्तों, तो ये पराना नदी पर है। किस पर है,
फराना नदी पर बनाया गया बांध दोस्तों, इसको भी ये दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, तो दोस्तों ये तो पता ही होगा आपको, पाक जल संधि। आगे आते हैं कि विश्व के प्रमुख देश सीमा रेखा के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? तो भूमि से घिरा हुआ दोस्तों आपका मंगोलिया है, जिसको हम लोग लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। तो चारों ओर से घिरा हुआ कौन है? मंगोलिया है, ये याद रखिएगा। आगे किस देश की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से सीमा किसकी नहीं मिलती है दोस्तों? तो म्यांमार हो गया। अच्छा, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? अच्छा, मिलती है, हाँ, तो म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। बाकी पाकिस्तान तो देख रहे हैं पश्चिम उत्तर में है, नेपाल तो आपका उत्तर में, श्रीलंका दक्षिण में। तो कहाँ से मिलेगा? तो म्यांमार का सीमा दोस्तों मिलता है। एशिया में कितने देश है? तो एशिया में दोस्तों आपका ये 47 है, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों देशों की संख्या बढ़ी है, याद रखिएगा। ये आपका आंकड़ा जो दिया है 2012 का है, अभी वर्तमान में 54 देश है, 54 नहीं, अफ्रीका में 54 देश है। हमारे जो एशिया है तो उसमें लगभग लगता है 50 के 51 देश है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो शक्कर का कटोरा अगर बोलेगा तो क्यूबा को कहते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? क्यूबा को हम लोग शक्कर का कटोरा कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं कि गॉल देश का नया नाम क्या है दोस्तों? तो हम लोग फ्रांस बोलते हैं। जो फ्रांस को हम लोग पहले गॉल बोलते थे। गॉल देश का नाम फ्रांस है। गॉल पश्चिमी यूरोप का दोस्तों ऐतिहासिक एवं भौगोलिक विशेषण जो है, जो फ्रांस और उसके इर्द गिर्द प्रदेशों को दोस्तों कहा जाता था। जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है दोस्तों? इसको मैगी नोट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैगी नोट कहते हैं। डुरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग दोस्तों आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा का नाम है। रेड क्लिफ पाकिस्तान और भारत के बीच में है, और मैकमोहना को पता है चीन और भारत के बीच में। कौन सा स्थल रूप देश नहीं है? कौन यहाँ पर मतलब लैंड लॉक कंट्री दोस्तों नहीं है? तो जो गैबन देख रहे हैं तो ये लैंड लॉक कंट्री आपका नहीं है, बल्कि ये दोस्तों क्या है? तो ये आपका जलीय भाग से दोस्तों टच करता है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब चारों क्या हो दोस्तों? आपका स्थल से घिरा हो, उसको कहते हैं हम लोग लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे। जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। जकोटा त्रिकोण से संबंधित कौन है? जकोटा के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें दक्षिणी कोरिया, ताइवान और जापान दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? जकोटा बोलते हैं, याद रखिएगा। जापान हो गया, कोरिया हो गया और ताइवान हो गया। देखिए जकोटा से याद रखिएगा, जो है इसको जकोटा बोल दीजिएगा, जकोटा। जकोटा लिखा तब बोलिएगा। ज से जापान हो गया, को से कोरिया हो गया, त से ताइवान हो गया। लेकिन कोरिया दो गए, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। तो दक्षिणी कोरिया देखिए, उत्तरी कोरिया तो बहुत ही खतरनाक है, किम जोंग यंग का दोस्तों तानाशाह चलता है, लेकिन आपको दक्षिणी कोरिया याद रखना है। उत्तरी कोरिया किसी भी देश के साथ संबंध दोस्तों नहीं रखना चाहता है, मतलब कि बोलता है कि बंद अर्थव्यवस्था के बारे में सुनेंगे, तो उस तरफ से क्या दोस्तों बंद है वो। जलराशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है दोस्तों, कौन है ये? बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी क्या है दोस्तों? जो स्पेन और फ्रांस के साथ दोस्तों अपनी सीमा साझा करती है। आगे आते हैं हम लोग, बात करते हैं विश्व के प्रमुख राजधानी एवं मुद्रा के बारे में। तो ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ताशकंद दोस्तों उज्बेकिस्तान, जहाँ पर क्या हो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में दोस्तों, यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी होती है, याद रखिएगा। बाकी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो गया, तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद हो गया, तजाकिस्तान का दुशांबे, कजाकिस्तान का दोस्तों आपका नूर सुल्ताना दोस्तों, जो पहले अस्थाना था, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं कि कौन सा देश अपना नाम बदलकर नूर सुल्ताना रखा दोस्तों? ये कजाकिस्तान के बारे में बता दिए, पहले इसका नाम अस्थाना था, अब क्या रखा है? तो नूर सुल्ताना, ये याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। किर्गिस्तान बिश्केक हो गया, तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? तजाकिस्तान के दुशांबे। कहाँ हो गया आपका? तो दुशांबे दोस्तों। बिश्केक किसका है? तो किर्गिस्तान का है। अस्थाना पहले आपका किसका था? तो अस्थाना दोस्तों आपका कजाकिस्तान का, तो जो अभी नूर सुल्तान हो गया। तो यहाँ पर ये सबका याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, आगे है हमारा क्वेश्चन दिया है कि जापान, अच्छा इधर भी दिया है क्या नीचे क्वेश्चन? एक मिनट देख लेते हैं, हाँ लगा दिया, रुक जाइए, अपलोड हो रहा है, हाँ अपलोड हो गया। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका में दोस्तों चलता है रुपया। क्या चलता है? रुपया, श्रीलंकन रुपया चलता है, इंडियन रुपया नहीं चलता है, चलता है श्रीलंकन रुपया चलता है दोस्तों। बाकी ईरान में चलता है रियाल चलता है, सिंगापुर में डॉलर, म्यांमार में चलता है क्यात, मुद्रा का नाम है। जापानी करेंसी का नाम क्या है? तो येन। क्या है? येन। रूस का है रूबेल, लीरा का इटली का है, युआन दोस्तों चीन का है। जापान, रूस, चीन, तुर्की का हम लोग देख लिए। राजधानी अंकारा हो गया। लीरा इसकी नाम है किसका? तो मुद्रा का नाम है। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम रैंड है। क्या दोस्तों? रैंड है, याद रखिएगा इसको भी, रैंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है। बाकी यहाँ पर दिया है दक्षिण अफ्रीका का रैंड हो गया, दिरहम संयुक्त अरब अमीरात, यूएई का हो गया, जापान का रियल हो गया, ब्राज़ील का रियल हो गया, और जापान का आपका येन, और अमेरिका को तो पता है कि डॉलर होता है।
तो ब्राज़ील क्या है दोस्तों, रियल। ब्राज़ील क्या है दोस्तों, रियल। रियल क्या है, तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम है। आगे आते हैं हम लोग, ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। इथोपिया की मुद्रा का वर्ण है, ईरान का रियल है दोस्तों, और रूस का रूबल आपको पता है। भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान की मुद्रा दोस्तों यहाँ पर दिया नहीं है, इसे न्यूगल ट्रम है। क्या है, न्यूगल ट्रम दोस्तों। आते हैं आगे, ओमान की राजधानी कहाँ है, तो ओमान की राजधानी मस्कट है। कहाँ दोस्तों, मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट है। होंडुरास की राजधानी कहाँ है, तो ये होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा दोस्तों क्या है इसकी राजधानी है, होंडुरास की। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है, तो जनवरी की जो आधिकारिक मुद्रा है तो यूरो है। यूरो मतलब यूरोपीय संघ की जो मुद्रा दोस्तों वो है, तो यूरोपीय संघ में दोस्तों आपका जर्मनी भी शामिल है, तो इसकी मुद्रा का नाम क्या दोस्तों, यूरो है। सुवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो सुवा दोस्तों फिजी। जो फिजी देख रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया महादेश में पड़ता है दोस्तों, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा सुवा। आगे आते हैं, कौन इजराइल की मुद्रा है, तो इजराइल की मुद्रा का नाम दोस्तों आपका है शेकेल। न्यू शेकेल का नाम सुनेंगे दोस्तों, इसका क्या है, शेकेल दोस्तों इसकी मुद्रा का नाम है। सेंटियागो चिली की राजधानी कहाँ है, सेंटियागो चिली, दक्षिणी अमेरिका महादेश में चिली दोस्तों नाम सुने होंगे, वहीं पर दोस्तों क्या आपका सेंटियागो उसकी राजधानी है। फिर उरुग्वे का मोंटेवीडियो याद रखिएगा, गुआना का जॉर्ज टाउन, और पेरू का दोस्तों लीमा। अदीस अबाबा दोस्तों इथोपिया की राजधानी है। कहाँ की, इथोपिया जो आपका अफ्रीका महादेश में दोस्तों। किस देश की राजधानी का मिलान दोस्तों सही है, तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप, जाम्बिया जो है इसका लुसाका दोस्तों आपका सही है। बाकी जो देख रहे हैं दोस्तों सबकी राजधानी गलत है। जाम्बिया का लुसाका, ट्यूनिसिया का हो गया ट्यूनिस, जाम्बिया का हो गया लुसाका देख लिए। एवस्तीनी का दोस्तों आपका माम्बाने हो गया, और आपका सोमालिया का मोगादिशु हो गया। विश्व के प्रमुख नहर भाषा के बारे में देख लेते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है, दोस्तों टोक्यो। जापान जो देख रहे हैं, जापान का टोक्यो सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान दीजिएगा। 60 टीलों का शहर किसे कहते हैं, तो 60 टीलों का शहर दोस्तों हम लोग कहते हैं रोम को। किसको कहते हैं, रोम को। इसको भी ध्यान रखना है आपको, 7 टीलों का हम लोग बोलते हैं रोम को। आगे है कि कौन विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है, तो व्यस्तम नहर बोलेगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा किल नहर। महासागर बोलेगा तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये बताएं, याद रखिएगा। डेंड्राइट नामक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल के लिए तो प्रसिद्ध है, जो आपका यूएसए में पड़ता है। डेंड्राइट कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। कौन सा देश महाद्वीप में, 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, तो दोस्तों आपका ये इस्तांबुल जो देख रहे हैं, ये यूरोप और एशिया में दोस्तों पड़ता है। यहाँ पर नदी का नाम, शहर का नाम दिया, नदी का नाम पूछ रहा है आपसे कि कौन नदी किसके किनारे है, तो ब्यूनस आयर्स, ये सब राजधानी जो देख रहे हैं ये सब, हैम्बर्ग, ग्लासगो, ब्यूनस आयर्स, आपका जो रॉटरडम है दोस्तों वो, तो जो हैम्बर्ग दोस्तों आपका एल्ब नदी के किनारे है, ग्लासगो आपका ये आपका क्लाइड नदी के किनारे है। ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी है दोस्तों, ये आपका ला प्लाटा नदी के किनारे है, और न्यू मास नदी के किनारे आपका रॉटरडम है दोस्तों, रॉटरडम आपका। आगे आते हैं हम लोग, आगे दिया कि विश्व में कुछ जनजातियों के बारे में, जैसे हम लोग देखें बुशमैन के बारे में, एस्किमो के बारे में, यही कुछ पूछता है, ज़्यादा आपको जनजाति विश्व का नहीं पूछता है। तो बुशमैन और ये एस्किमो याद रखिएगा। तो एस्किमो कहाँ देखने के लिए मिलता है, जो टुंड्रा प्रदेश जो देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर देखने के लिए मिलता है आपको। तो ये अमेरिकी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये लोग यहाँ पर घर बना के रहते हैं बर्फ़ का, तो बर्फ़ के घर को कहते हैं इग्लू। क्या कहते हैं दोस्तों, इग्लू कहते हैं। कृषि पशुपालन के बारे में देख लेते हैं, विश्व का सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन है, तो गेहूँ है दोस्तों। सबसे ज़्यादा गेहूँ भी होता है, हमारे चीन में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद भारत में होता है। प्रदेश जो फल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, भूमध्य सागरीय प्रदेश, वहाँ पर आपको फल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये सब दोस्तों ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। खनिज औद्योगिक केंद्र के बारे में बात करते हैं, जापान का सबसे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र कौन है, तो ओसाका। ओसाका क्या, तो सूती वस्त्र केंद्र है जापान का, उसको हम लोग मैनचेस्टर भी बोलते हैं। जापान का मैनचेस्टर आपका ओसाका है दोस्तों। चिली की चिक्वेका माटा खान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये कॉपर के लिए। चिली में दोस्तों कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। अब विश्व में सबसे ज़्यादा कॉपर का जो उत्पादन होता है दोस्तों चिली ही करता है, ये भी ध्यान दीजिए, रखिएगा आप, याद इसको रखिएगा। हमारे भारत में कहाँ होता है, तो राजस्थान में जो क्षेत्रीय है दोस्तों, वहाँ पर आपका कॉपर तांबा दोस्तों होता है। चिली को तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। किमरले हीरा दोस्तों, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो दक्षिण अफ्रीका, और जो अफ्रीका महादेश तक रहे हैं वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका जो देश है दोस्तों, वहाँ पर किमरले हीरा का दोस्तों खान आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग बिग होल के नाम से भी जानते हैं। अब बात यहाँ मिलाना है कौन सही नहीं है, तो ओसाका आपको जापान बिल्कुल सही है। लंकाशायर आपका तो ब्रिटेन में, श्रीलंका में नहीं है। लंकाशायर कहाँ आपका, ब्रिटेन में। सेलम दोस्तों आपका तमिलनाडु भारत में।
बर्मिंघम दोस्तों आपका फ्रांस में नहीं है, बल्कि कहाँ, ये इंग्लैंड में। कहाँ है आपका, इंग्लैंड में। तो आपका ऑप्शन डी दोस्तों गलत है। अब आते हैं विविध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, 10-15 क्वेश्चन इससे भी बन जाता है। केप ऑफ गुड होप के बारे में, तमाशा अंतरिक्ष किसने खोजा? तो बता दें 1487 में जो बार्थोलोमेव डियाज महोदय थे, निकले थे भारत की खोज करने के लिए दोस्तों। तो वो दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है, अफ्रीका महादेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु, वहाँ पर आकर दोस्तों उनको आता पता नहीं चलता है कहाँ जाए किधर जाए, तो वहीं से लौट जाते हैं। तो बोले केप ऑफ गुड होप दोस्तों जो तमाशा अंतरिक्ष बोलते हैं, ये अफ्रीका महादेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है। इसी खोज बार्थोलोमेव डियाज ने 1488 में दोस्तों किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन नहीं आता आपका? मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, कृषि विज्ञान या जैव विज्ञान। तो जैव विज्ञान जो है दोस्तों आपका ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। बाकी आपका जो ऑप्शन डी देख रहे हैं ये जैव भूगोल हो गया, समुद्र भी कौन कौन हो गया आपका? ऑप्शन क्या क्या दिया था, एक मिनट रुकिए। ऑप्शन दिया था आपको मौसम विज्ञान, हाँ। कृषि जो है, आप कृषि भूगोल दोस्तों आपका ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत दोस्तों नहीं आता है। ये आपका जो ऑप्शन डी है दोस्तों बिल्कुल सही है। बाकी जलवायु हो गया, भौतिक मतलब कि जो आपके जो प्राकृतिक रूप से दोस्तों जो घटनाएं घट रही है, जो प्राकृतिक रूप से जैसे घट रही है, मौसम हो गया, जलवायु हो गया, जो परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, वो सब क्या कहलाता है आपको? या समझिएगा जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत पर्वत, पठार, नदी, तालाब जिसके बारे में पढ़ते हैं ना, वही क्या कहलाता है? वो भौतिक भूगोल कहलाता है। अरुणा जो जल परियोजना जो बना दोस्तों, वो नेपाल और भारत के बीच में बना। ये भारत और नेपाल की संयुक्त दोस्तों क्या है? जल विद्युत योजना है अरुणा 3, याद रखिएगा। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? दोस्तों ये रूबी पाइपलाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी एशिया में नहीं है, बल्कि ये यूएसए में है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में दोस्तों? श्रीलंका पे है, श्रीलंका में है, जिस पर दोस्तों चीन का अधिकार क्षेत्र में दोस्तों ये हम्बनटोटा है दोस्तों, ये बंदरगाह है, याद रखिएगा। बाकी श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन है, पूरा कोट्टे है दोस्तों, याद रखिएगा, कोलंबो में नहीं है। सुएज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया दोस्तों। तो लंदन और चेन्नई मतलब कि चेन्नई से लंदन जाने के लिए दोस्तों पूरा आपको अफ्रीका महादेश घूम के जाना पड़ता था, लेकिन इससे दोस्तों बनने पर लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी 1869 के बाद। विषुवतीय रेखा क्षेत्र का सघन वन लाभदायक है किसके लिए दोस्तों? तो जड़ी बूटी देख रहे हैं दोस्तों, उसके लिए क्या है? बहुत ही लाभदायक है विषुवतीय क्षेत्र का, याद रखिए, जड़ी बूटी के लिए आपको ज़्यादा लाभदायक देखने के लिए मिलेगा। आगे है कि कौन सी नदी निक्षेपण क्रिया द्वारा बनी है? मतलब कि निम्नलिखित में कौन नदी के निक्षेपण से बनती है? मतलब नदी के द्वारा कौन सी इसमें आकृति बनती है, बस वो याद रखिए। तो डेल्टा का निर्माण दोस्तों नदी से ही होता है, डेल्टा का निर्माण नदी से होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बोला सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से दोस्तों निर्माण हुआ है। समदाब जो जहाँ पर समान दाब होता है, तो उसको मिलाने के लिए तो एक काल्पनिक है खींच, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं दोस्तों। बाकी आइसोहाइट बोलेगा जो समान ऊंचाई के दोस्तों हम क्या करते हैं? रेखाओं को मिलाते हैं। समान ताप वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म बोलते हैं। प्रारंभ में एक अविभाजित स्थलखंड था, वो क्या कहलाता था? उसको बोलते थे पैंजिया पंथला, याद रखिएगा। पैंजिया क्या था? तो पैंजिया दोस्तों जो आप देख रहे हैं, जितने भी 7 जो आप महादेश देख रहे हैं, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दोस्तों, एशिया देख रहे हैं, अंटार्कटिका देख रहे हैं, वो सब दोस्तों क्या था? पहले एक था, मतलब कि एक ही भाग था, लेकिन धीरे धीरे क्या दोस्तों अलग अलग होकर के अपना अलग अलग दोस्तों क्या हो गया? रूप में अभी आ गया है। तो पहले दोस्तों एक ही था, उसको बोलते थे पैंजिया, और जितना भी महासागर जलीय भाग था दोस्तों उसको बोलते थे पैंथेलासा। तो जलीय भाग को पैंथेलासा, और जो महादेश देख रहे हैं भी जितना अलग अलग है वो पहले दोस्तों सब एक ही था। ये किसने कहा था दोस्तों? ये अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने कहा था। ये वेगनर महोदय ने जिसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में उसने बताया था। आते हैं कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो कंगारू दोस्तों आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पशु है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु भी बोल सकते हैं। कभी कभी आप क्रिकेट मैच में अगर दिलचस्पी रखते हैं दोस्तों, वहाँ पर बोलता हुआ कंगारू की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, कंगारू का इतना विकेट गिर गया है, तो वो कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया को ही बोलते हैं, कीवी बोलते हैं न्यूजीलैंड को, याद रखिए। मतलब वहाँ का प्रमुख पशु है कीवी, पशु भी है, कीवी फल भी है, याद रखिएगा। आगे है कि वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों में से संबंधित नहीं है। तो जो विषुवतीय जो वन क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर आपको अकेसिया दोस्तों देखने के लिए नहीं मिलता। अकेसिया दोस्तों बबूल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? बबूल को दोस्तों, ये अकेसिया हम लोग बोलते हैं, जो वहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है दोस्तों। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय क्षेत्र दोस्तों, वहाँ पर सदाबहार वन मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा दोस्तों बहुत भारी मात्रा में होता है। आगे है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ,
वो ऑस्ट्रेलिया के किस ओर है दोस्तों, तो ये आपका पूर्वी तट पर है। ऐसे देखिएगा मैप में दोस्तों, तो जो मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया, मान लीजिए कि क्या ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया उत्तरी पूर्वी भाग में दोस्तों, लेकिन यहाँ पर उत्तरी पूर्वी तो दिया नहीं है, पूरब दिया तो हम पूरब टिक करेंगे, याद रखिएगा, पूरब दिया तो पूरब टिक करेंगे। जो विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों प्रवाल भित्ति है, जिसको हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, सिंपल पूछ दिया ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। भाग पूछ दिया किधर है, तो ये तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। हमारे भारत में भी आपका ग्रेट बैरियर रीफ देखने के लिए मिलेगा। जो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ दोस्तों, वो आपका ग्रेट मतलब कि बैरियर मतलब कि रीफ से ही हुआ है। क्या हुआ है, आपका प्रवाल भित्ति से ही दोस्तों इसका निर्माण हुआ है आपके लक्षद्वीप का। 1950 से पहले हिंद चीन में कौन से देश आते थे, तो हिंद चीन के बारे में पढ़े होंगे इतिहास, अगर नहीं तो बता दें कि 10th क्लास में दोस्तों आपका चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, तो वहाँ पर जो हिंद चीन के अंतर्गत दोस्तों आपके वियतनाम, कंबोडिया, लाओस दोस्तों आते थे 1950 से पहले दोस्तों। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सभी अलग अलग दोस्तों स्वतंत्र होते गए और अलग दोस्तों होते गए। तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस याद रखिएगा। कंबोडिया में दोस्तों आपको अंकोर वाट का मंदिर है, जो भी 8वां अजूबा का दोस्तों उसको श्रेणी में डाला गया है, इसको भी ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। बाकी हमारा क्या होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों खत्म होता है और 177 क्वेश्चन था आपका, तो इसको दोस्तों देखिएगा। और दोस्तों जो पीडीएफ भेजते हैं, पीडीएफ को भी दोस्तों रिवीजन कीजिएगा। अगर जिनको नहीं मिलता है पीडीएफ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा दोस्तों, उसका लिंक हम दे देंगे आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अच्छे से तैयारी कीजिए, तैयारी मतलब अच्छे से कि ईमानदारी तरीके से, ताकि दोस्तों रिजल्ट ला सके। ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, बस 100 क्वेश्चन आपके पास है, 100 क्वेश्चन है, बस दोस्तों आपको 60 बनाना है, 60% बस क्वेश्चन सही करना है दोस्तों, इतना में आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप 40-50 मतलब कि 40 क्वेश्चन भी दोस्तों आप 45 क्वेश्चन ही बना देते हैं, मतलब कि श्योर हो जाते हैं, और बाकी बचा कुछ क्वेश्चन आपका है 50-55 में, अगर तुक्का ही मार देते हैं दोस्तों तो आपका 60 पहुंच जाएगा। तो बस थोड़ा बस आप पढ़ लीजिए 40-45 नंबर लाने तक, बाकी आप तुक्का जो करना है कर लीजिएगा। 40-45 नंबर तभी आएगा दोस्तों जब आप थोड़ा सा अपने जो भी सिलेबस उस पर थोड़ा ध्यान कीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान कीजिएगा। ज़्यादा हम आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं, बताएं कि समय हमारे पास कम है, उसी समय उस पर हम क्या करना है, वो काम करना है। तो इसीलिए हम जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसीलिए हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं वो फैक्चुअल पढ़ा रहे हैं, मतलब कि जो फैक्ट की बातें बता रहे हैं, पूरा डीप नहीं बता रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में मन लगे। जो चीज़ें हैं दोस्तों बस वही बता रहे हैं। अब यही इसी में है इसमें बहुत सारी बातें आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये हम क्यों नहीं ना बताने का कारण है क्योंकि इसका हम दोस्तों जीएस के निचोड़ में से ये सब बातें बता चुके हैं। तो वहाँ पर जाकर देखिएगा उसको दोस्तों, वहाँ पर आपको क्या होगा, जो जीएस का निचोड़ पढ़ा है उसमें आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको कवर करा है, और इसके बाद हम उससे पीवाईक्यू करवा रहे हैं। तो उसके बाद अगर इसको पीवाईक्यू देखते हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही लाभदायक होगा। बाकी दोस्तों हम तो बोलेंगे तैयारी अच्छे से कीजिए और इस बार दोस्तों सिलेक्शन लीजिए, रिजल्ट लाइए। और 2025 में दोस्तों जो आपका बेरोजगारी है, बेरोजगारी का दोस्तों जो बहुत लंबे समय से झेलते आ रही हैं उसको दोस्तों खत्म कीजिए, और नए सिरे से दोस्तों अपने जीवन को क्या कीजिए, शुरुआत कीजिए दोस्तों। बाकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।